हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे राउल्ट्स लॉ की। और राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। अगर आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो दो लिक्विड को मिला के, तो जो लिक्विड का अमाउंट आप ज्यादा रखोगे उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। सिंपल भाषा में ये बोलता है राउल्ट्स लॉ। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो राउल्ट्स लॉ बोलता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई लिक्विड है वन, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। कहां के मोल फ्रैक्शन के? इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। और फिर हमने इसको हटा वटा के एक फॉर्मूला निकाला था, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। अगर अपन को पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है किसी भी लिक्विड का किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। क्लियर है? ये था राउल्ट्स लॉ। अब इस राउल्ट्स लॉ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक ग्राफ आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, उस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं अपन। समझते हैं। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है। जो अपन ग्राफ पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? तो जो आप ग्राफ पढ़ते हो जनरली उसमें दो ही एक्सिस पाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। जो आज हम ग्राफ देखने वाले हैं वो ऐसा है, उसमें दो वाई एक्सिस है एक एक्स एक्सिस है। अच्छा, एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? यहां पे नीचे वाले पे मोल फ्रैक्शन रखेंगे। किसका मोल फ्रैक्शन? भाई जो लिक्विड ले रहे हैं उनका, है ना। और इस तरफ हम रखेंगे प्रेशर। अगर बहुत अच्छे से बात करूं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बात करूं, तो यहां पे रहता है वेपर प्रेशर। क्लियर है? समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ में क्या है? तो देखो, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है यहां पे हम इस पॉइंट को दिखा रहा हूं। यहां पे इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे x2 की वैल्यू वो रहती है 0, x1 की वैल्यू वो रहती है 1। मोल फ्रैक्शन x2 0, x1 1। क्या मतलब है इसका वो भी समझेंगे, एक मिनट तो दो। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे x2 का अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो हो सकती है, और मिनिमम 0 हो सकती है। तो इस तरफ आते आते x2 हो जाएगा 1 और x1 हो जाएगा 0, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। क्लियर है? अब ये जो मोल फ्रैक्शन है इस तरफ क्या हो रहा होगा उसको हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। चलो फिजिकली समझाता हूं इसका क्या मतलब है, मतलब रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है। ये जो लाइन दिखा रहा हूं मैं आपको, तो देखो यार, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? x2 0 है। x2 0 मतलब इसके मोल नहीं है। x1 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं, देखो। और ये जो सॉल्यूशन है इसमें लिक्विड 1 है, उसको मैं इससे दिखा रहा हूं, ग्रीन से। तो मेरे पास यहाँ पे लिक्विड 1 है, बस लिक्विड 1, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 है। तो इस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालना चाहूं x1 का, तो वो तो आएगा 1 क्योंकि प्योर है। x2 का दूसरा तो है ही नहीं, x2 कितना हो गया? 0। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक लिक्विड से। अभी स्टार्ट करूंगा, अब इसके अंदर मैं है ना दूसरे लिक्विड को डालना स्टार्ट करूंगा। तो ये मैंने डाला, इसके अंदर क्या डाला? ये मैंने पिंक वाला थोड़ा सा डाला। ये कौन सा लिक्विड है? ये लिक्विड 2 है। तो जैसे जैसे लिक्विड 2 को ऐड करने जाऊंगा तो इसका मोल फ्रैक्शन चेंज होने लगेगा, तो 0 से बढ़ के कुछ और होने लगा। तो 0 से मान लो 0.2 हो गया। अगर ये 0.2 है तो इसका कम होना पड़ेगा, ये 1 तो रह नहीं सकता, तो इसकी इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो ये मान लेते हैं 0.2 है तो 0.8 हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरफ मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ जाते जाते लिक्विड 2 को ऐड करते जा रहा हूं। और जब यहां पे पहुंचूंगा, यहां पे मैं इसके अंदर इतना लिक्विड 2 ऐड कर दूंगा, इतना 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 ऐड कर दूंगा, इनफाइनाइटली ऐड कर दूंगा। मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा मैं यहाँ पे ऐड करके रखूंगा। किसको? लिक्विड 2 को। तो लिक्विड 2 के कंपैरिजन में लिक्विड 1 की जो अमाउंट होगा वो ना के बराबर हो जाएगा। तो अगर बाद में बस लिक्विड 2 ही बचेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन 1।
और पहले वाले ग्रीन वाले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन वो तो ना के बराबर है, उसके तो मोल्स बहुत कम है इस पिंक वाले लिक्विड के सामने, तो इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया? पक्का? चलो अब चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से आ जाइए भाई, अंडू कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जहां से हम चले थे वहीं पे चल रहे हैं। अरे यार रीडू हो गया, सॉरी। हाँ यहां से चलना है। चलो अब इस मोल फ्रैक्शन आपको मैंने समझाया, अब प्रेशर पे चलते हैं। तो सुनो भाई, प्रेशर को किससे दिखाऊं मैं यार, इसको दिखाते हैं, इस कलर से दिखाते हैं, ब्लू से दिखाते हैं। तो सुनो, इस पॉइंट पे अपन को प्रेशर बताना है कि इस टाइम पे वेपर प्रेशर क्या है। तो इस टाइम पे सिर्फ लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 तो है नहीं, तो लिक्विड 1 का जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर होगा, प्योर ही लिक्विड है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या डिनोट करेंगे, P1 या P1 नोट। लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर होगा वो P1 होगा या P1 नोट। तो P1 नोट जब बिल्कुल प्योर, P1 जब उसके अंदर कुछ डला हुआ होता है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, प्योर है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हमने डिनोट कर दिया P1 नोट से। दिख रहा है P1 नोट? यस। कलर दूसरा ले लेता हूं यार, ये थोड़ा सा, आई थिंक अभी दिख रहा होगा P1 नोट। ठीक है, ये कर लिया। अब यहां पे चलते हैं, यहां पे आइए, यहां पे x1 0 है, x2 1 है, x2 1 है मतलब प्योर लिक्विड 2 है। तो इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P2 नोट। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे देता हूं, यहां पे एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, हम अज्यूम करेंगे लिक्विड 1 is more volatile than liquid 2। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि लिक्विड 1 के वेपर ज्यादा बनेंगे, लिक्विड 2 के वेपर कम बनेंगे। ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, P1 नोट यहां पे आया, इस लाइन पे मुझे P2 नोट दिखाना है, क्योंकि यहां पे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस वाली जगह पे सिर्फ लिक्विड 2 है, लिक्विड 1 नहीं है, तो इस जगह पे P2 नोट आने वाला है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, वो P2 नोट इस P1 नोट के सामने आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, क्या कहना है आपका? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा, लिक्विड 1 का ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर कम। अगर ऊपर जाओगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा, नीचे आओगे तो वेपर प्रेशर कम। इसके सामने रख दोगे तो दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा। तो P2 का, लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर कम है, तो हम यहां दिखाएंगे उसको थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे उस लाइन से, तो ये आ गया अपना P2 नोट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बताइए मुझे, अगर मैं इसके अंदर ये दूसरा लिक्विड ऐड करूंगा, लिक्विड 2, तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होने लगेगा और दूसरे का बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये जो P1 नोट है, अभी लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर P1 नोट था, बाद में जब हम लिक्विड 2 ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये आपसे क्वेश्चन है, बोलिए। तो इसको भी समझते हैं। तो भाई देखो, अभी तो ये प्योर था, अब इसके अंदर चीजें ऐड होनी स्टार्ट होंगी। अब हमें ये पता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1, पता है। अगर X1 बढ़ेगा तो P1 भी बढ़ेगा, अगर X1 कम होगा तो P1 की वैल्यू कम होने लगेगी। अभी X1 मैक्सिमम पे है, अगर इस तरफ आएंगे तो X1 की वैल्यू कम होने लगेगी, X1 कम होने लगेगा तो P1 भी कम होने लगेगा। तो P1 अभी यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे P1 कम होता जाएगा। कहां जाके मिलेगा, आपसे क्वेश्चन है मेरा, यहां, 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 कहां? तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर 0 हो जाता है। तो P1 का वेपर प्रेशर, अगर X1 0 हो गया तो P1 का भी वेपर प्रेशर, X1 है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर कहां से होगा, तो वो यहां आके मीट हो जाएगा। समझ में आया? ये डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं P2 की, ये बनेगा P2 नॉट इंटू X2। इस मोमेंट पे X2 0 है तो P2 नॉट की वैल्यू, P2 की वैल्यू 0, क्योंकि X2 है ही नहीं।
अब धीरे धीरे x2 का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि x2 यहाँ 0 है, यहाँ से 1 की तरफ जा रहा है, तो x2 की वैल्यू बढ़ेगी, x2 की वैल्यू बढ़ेगी तो p2 की वैल्यू बढ़ने लगेगी और मैक्सिमम कितनी होगी यहाँ पे जाके मीट कर गया। क्लियर है? ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये P1 की लाइन है, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है P2 की, ये बना P2 नॉट x2। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? अपनी इक्वेशन बता रही है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना चाहिए, y इज इक्वल टू mx। समझ रहे हो क्या? स्ट्रेट लाइन आएगी। अब सुनो, अब हमें एक लास्ट लाइन और बना रही है टोटल प्रेशर की, वो कहां से स्टार्ट होगी और कहां एंड होगी ये बताना है बस। कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे एंड हो रही है, किसकी लाइन? पी टोटल की लाइन। कैसे दिखाऊं मैं? तो एक बार पी टोटल को देख लेते, क्या होता है पी टोटल। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था पी टोटल कैसे निकालना है। पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P1 x1 प्लस P नॉट 2 x2। ठीक है, इसको मैं x2 की टर्म्स में लेके आ रहा हूं, तो इसको लिखूंगा P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, मैं डायरेक्ट करूंगा अब x2 को कॉमन लेके, P2 नॉट दोबारा नहीं करना चाहता, P1 नॉट। देखो ये P टोटल है, आपको ये देखना है कि लाइन कहां से, टोटल की लाइन कहां से स्टार्ट होगी कहां एंड होगी, ये देखना चाहते हो तो दिखाता हूं। देखो यहां पे x2 की वैल्यू कितनी है? 0। x2 0 रखो, ये 0 हो गया तो पूरा 0 बचा क्या? P1 नॉट। तो जब x2 0 है तो PT की वैल्यू P1 नॉट, मतलब यहां से स्टार्ट होगी ये लाइन। ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं भाई, येलो कलर से दिखाते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी ये लाइन, यहां से। अच्छा, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी? 1। अगर x2 को 1 रख देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? P1 नॉट से P1 नॉट कट जाए, P2 नॉट, मतलब ये यहाँ आके मिलेगा। अब ये यहाँ से चलेगा और यहाँ आके मिलेगा। अब कैसे आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, घूमते फिरते आएगा, कैसे आएगा? तो अपन को पता है कि भाई यहाँ पे दो ही चीज वेरी करिए, दो ही वेरिएबल है, एक ये और एक ये, इसको चेंज करने से ये बदलता है। P1 नॉट, P2 नॉट, P1 नॉट, इनकी वैल्यू फिक्स है। ये होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 एंड 2, जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। दो ही चीजें बदल रही है, एक ये और एक ये। इसको हम इक्वेशन के हिसाब से मान ले, इसको y मान लेते हैं, ये x है, इसके सामने वाला m और ये आगे वाली चीज c, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको पता लग गया स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन मार दो, ये पी टोटल की लाइन आ गई। समझे क्या? ये ग्राफ था। एक दो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप ये बताइए मुझे, अगर यहां पे x2 1 होता और x1 0 होता तो क्या बदलाव आता? यहां पे क्या होता? P1 नोट या कुछ और? अगर x2 1 हो जाता तो यहां पे आता P2 नोट, बिल्कुल सही। यहां पे क्या आता? यहां पे x2 अगर 1 वहां पे होता तो x2 0 यहां पे होता, तो यहां पे क्या आता? P1 नोट। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, अभी हमने देखा लिक्विड 1 ज्यादा वोलाटाइल है, अगर लिक्विड 2 ज्यादा वोलाटाइल होता तब, तो ये P2 नोट था, ये ऊपर हो जाता। अगर लिक्विड 2 ज्यादा वोलाटाइल होता, इतना ही डिफरेंस आता। समझ रहे हो? ये था एक ग्राफ, आपको समझाने के लिए, एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, थोड़ी और चीजों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता हूं यार, मुझे तो ऐसा लगता है सारी चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इनका यूज रहता ही है। चलो एक और चीज के बारे में समझते हैं। एक बार सॉल्यूशन बनाता हूं मैं फिर से अपना एक सॉल्यूशन। कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर के अंदर ये ग्रीन वाला और ले लेता हूं, ग्रीन थोड़ा सा, ये लिक्विड 1 ले लिया, सही है। और ये पिंक से लिक्विड 2 को ले लेते हैं, कम ही लेते हैं, लिक्विड 2 ज्यादा नहीं ले रहे। ये अपना लिक्विड 2 आ गया। दोनों लिक्विड है तो वोलाटाइल है, दोनों के वेपर बनेंगे, किसके कम बनेंगे? पिंक वाले के कम बनेंगे, क्योंकि अमाउंट ही कम है उसका। ठीक है,
ज्यादा वेपर किसके बनेंगे? ग्रीन वाले के बनेंगे। ये ग्रीन वाले के वेपर बनाती है। बताइए कितने सॉल्यूशन? बताइए कितने सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन। एक ये नीचे सॉल्यूशन और एक ये ऊपर सॉल्यूशन। ये नीचे वाला जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड स्टेट में है, तो हम बोलेंगे ये लिक्विड फेज है अपनी। दिख रहा है? और ये गैसियस फेज का है तो इसको हम बोलते हैं गैसियस फेज। ये भी सॉल्यूशन है लेकिन ये गैसियस फेज का है, या वेपर फेज बोल सकते हैं। ठीक है। यहां पे ऊपर दो प्रेशर लग रहे हैं। एक इसका ग्रीन वाले लिक्विड का ये P1, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। और ये P2, व्हाट इज दिस? दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। अच्छा, एक और रह गया। P टोटल इस पूरे का नेट 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 नेट, इस पूरे का जो प्रेशर लगेगा उसको हम बोलेंगे P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अपन को पता है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। मुझे P1 निकालना है, मुझे P1 चाहिए, P1 चाहिए, P1 P1। तो P1 कैसे निकालू? इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, समझाने के लिए था, इस तरफ ही रखते हैं। ठीक है। तो मुझे P1 चाहिए भाई, वहां पे देखना, मुझे P1 चाहिए, P1। तो P1 कैसे निकालूं? तो मैं राउल्स लॉ का यूज कर लूंगा। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। सही है। दिस इज कमिंग फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ। चीजों को समझना ध्यान से। ये P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। व्हाट इज P1 नॉट? पार्शियल वेपर प्रेशर, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। व्हाट इज X1? X1, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन द सॉल्यूशन। X1 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन लिक्विड 1 का, कहां पे? इन द सॉल्यूशन। देखो दो दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, एक यहाँ पे नीचे लिक्विड फेज वाला, ऊपर वाला। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। दोनों जगह मोल फ्रैक्शन दोनों जगह मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये वाला मोल फ्रैक्शन, नीचे वाला। समझ रहे हो? अच्छा सुनो, अब ये P1 को निकालने का है ना एक और तरीका है। कैसे बताऊं? आइए। वहीं पे बता दूं क्या? यस। अच्छा, इस वाले को है ना, इस वाले को ऊपर वाले को बस कंसीडर करना है, नीचे नहीं देखना है। ऊपर वाले को बस, ऊपर वाले पे फोकस करना। ऊपर वाले पे, गैस पे फोकस करना, बस गैस पे। यहाँ पे इस गैस के बारे में बात कर रहा हूं। जब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज आती है जिसको बोला जाता है डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? डाल्टन्स लॉ बोलता है कभी भी आप अगर अपने पास गैस का मिक्सर है और उसमें मतलब एक गैस का मिक्सर है, उस गैस के मिक्सर का टोटल प्रेशर निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है उसको ऐड कर दीजिए। अब जब ये डाल्टन्स लॉ हम पढ़ते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है डाल्टन्स लॉ, है ना? तो जब हम डाल्टन्स लॉ पढ़ते तो वहां पे हम एक और चीज सीखते हैं। जैसे इसका P1 निकालना है, P1, तो P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। अब ये जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है, ये कहां का है? इन द गैस। क्योंकि डाल्टन्स लॉ सिर्फ गैस के लिए लगता है, लिक्विड के लिए नहीं लगता। तो डाल्टन्स लॉ ये बोलता है अगर आपको किसी भी गैस का, जैसे यहाँ पे दो गैस है, उस गैस, अब लिक्विड नहीं है, भूल जाओ लिक्विड को, यहाँ पे ऊपर गैस गैस है। इस गैस में जो ग्रीन वाली गैस है, ये समझिए, ग्रीन वाली गैस का अगर प्रेशर निकालना है तो आप क्या कीजिए, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस गैस के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ग्रीन वाली गैस ज्यादा होगी तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये बोलता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल फ्रैक्शन कहाँ का? गैस का ही। ये डिफरेंस है, डिफरेंस समझा रहा हूं, समझ में आई बात? तो तो आप बोल सकते हो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। ये X1 इन द गैस, मतलब यहीं का। नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ गैस है तो ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये P1 नॉट था, जो ये P1 नॉट, ये तो लिक्विड का होता है।
लिक्विड तो है ही नहीं, सिर्फ गैस है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब लिक्विड और गैस दोनों एक साथ हो। ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए लगा सकते हो। समझ में आ रही है बात, क्या समझाना चाह रहा हूं? समझ रहे हो? चलो आइए, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए आइए, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई P1 निकालना है। ये जो P1 है, ये जो P1 निकाल रहे हो आप, इसका, ये ग्रीन वाले का वेपर प्रेशर, वो आप निकाल सकते हो नीचे को देख के, सॉल्यूशन को देख के। जब आप सॉल्यूशन को देख के इसका प्रेशर निकाल रहे होते हो, तो वो आता है राउल्ट्स लॉ से। एक डाल्टन्स लॉ भी है, वो डाल्टन्स लॉ इस लिक्विड को देखा है ना, गैस गैस को देखेगा, वो बोलेगा P1 इज इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक, ये ग्रीन वाला कहाँ का, लेकिन गैस का। तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं बार बार x1 लिखूंगा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको अलग चीज से डिनोट करते हैं, हम इसको y से डिनोट करते हैं। और ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है डाल्टन्स लॉ से। अब दो चीजों को समझना, यहां पे जो ये मोल फ्रैक्शन है, ये कहां का है? इन द गैसियस फेज। तो कभी भी आपसे अगर पूछे वेपर फेज में कॉम्पोजिशन बताओ, वेपर फेज में इसका अमाउंट बताओ, वेपर फेज में इसके मोल बताओ, तो डाल्टन्स लॉ यूज करना है। अगर बात करें कि लिक्विड में आप इसके मोल्स बताओ, लिक्विड में इसका मोल फ्रैक्शन बताओ, लिक्विड में इसका अमाउंट बताओ, तो आपको ये राउल्ट्स लॉ यूज करना है। ये कहां का है? इन द सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे P2 बता दो, तो आप बोलोगे P2 हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, P2 नॉट इंटू X2, कहां से आया? राउल्ट्स लॉ से। और एक और तरीका P2 निकालने का, P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y2, ये कहां से आया? डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ से। What is X2? Mole fraction of liquid 2 in the solution. What is Y2? This is mole fraction. Mole fraction of 2। अब वो लिक्विड नहीं है, इसलिए मैं लिक्विड 2 नहीं बोल रहा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर 2, वेपर्स ऑफ लिक्विड 2 इन द गैसियस फेज। ठीक है, बहुत सोच समझ के बोलने पड़ते हैं वर्ड्स को, इसलिए ऐसे रुक रुक के बोल रहा हूँ। इधर उधर हो जाते तो गड़बड़ हो जाती है। समझ में आया क्या? समझ में आया? एक क्वेश्चन करके देख ले। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये कहां से आ गया? चलो एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? दिख रहा है क्या क्वेश्चन? अभी दिखेगा। बोल रहा है मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल पता है, इथेनॉल पता है, फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। क्या होता है आइडियल सोल्यूशन? आएगा एक सोल्यूशन बनना, बस इतना समझिए। आइडियल सोल्यूशन उसको बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसके लिए आप ये राउल्ट्स लॉ लगा सकते हो, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अब ये समझिए, दोनों से हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल। 32 ग्राम मिथेनॉल लिया, 23 ग्राम इथेनॉल लिया, एक मिक्सर बना दिया इसने। और बोल रहा है 300 केल्विन पे, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे जो पी नोट है CH3COH का, मतलब प्योर मिथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो 90 mmHg है, और प्योर इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर है वो 51 mmHg है। ठीक है, प्योर का वेपर प्रेशर दे दिया। अब क्या पूछ रहा है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स कौन है? मिथेनॉल और इथेनॉल। तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर बताओ एंड टोटल वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर बताओ सॉल्यूशन का। समझ रहे हो? प्योर का दे दिया, जब उसको मिक्स करा तो वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा, तो कितना होगा वो पूछ रहा है आपसे। फिर पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। फिर बोल रहा है वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी बता दो। तो डाल्टन्स लॉ लगा देंगे। चले करें? करते हैं। अगले पेज पे ही कर ले, अगले पेज पे करते हैं। याद रखना, मिथेनॉल कितना है? 32 ग्राम। इथेनॉल कितना है? 23 ग्राम। पहले इसी को लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ मिथेनॉल 32 ग्राम और वेट ऑफ इथेनॉल ये है कितना? 23 ग्राम है। ठीक है, तो
पी नॉट CH3COH दिया है आपको और पी नॉट दिया है C2H5OH। एक बार इसको भी देख के फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मिथेनॉल का कितना है 90 और उसका 51, तो ये ज्यादा वोलाटाइल होता है मिथेनॉल। कितना था 90 और 51। इसका 90 mmHg है, mmHg मतलब वेपर प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ये 51 mmHg। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बोलना चाह रहा है कि ये पूछ रहा है CH3COH का ये बता दो, मुझसे पूछ रहा है मिथेनॉल का बता दो, और मुझसे पूछ रहा है पी टोटल बता दो। पहले क्वेश्चन में ये तीन चीजें पूछ रहा है, कैसे निकाल लूंगा, किसी का भी वेपर प्रेशर निकालना है, अभी तो देखा इतना इतना अमाउंट लिया था, तो ये लिक्विड का अमाउंट है, समझना। तो लिक्विड के अमाउंट से ये निकालना है, तो लिक्विड के अमाउंट से निकालना है, तो लिक्विड के लिए आप राउल्ट्स लॉ लगाओगे। अगर लिक्विड के बारे में आपको आइडिया है तो आप राउल्ट्स लॉ लगाने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, PCH3OH इज इक्वल टू P नॉट CH3OH into mole fraction of CH3OH in the solution, in the liquid, in solution। ये अपने पास है, ये चाहिए बस। तो मोल फ्रैक्शन निकालना सिखा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल टू मोल ऑफ CH3OH अपॉन मोल ऑफ CH3COH और दूसरे के मोल C2H5OH। दोनों के मोल पहले निकाल लेते हैं। CH3COH के मोल निकालने हैं तो क्या यूज करोगे, मोल ऑफ CH3OH, गिवन मास 32 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन 12 3 15 16 16 16 32 32, एक मोल आ गया इसका भाई। ठीक है, इसका कितना होता है, मोल्स निकालने C2H5OH के, दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ जाना। गिवन मास 23 ग्राम है और उसका मोलर मास होता है 46, 1/2 0.5 मोल आ गए। तो ये 1 1 और उसके 0.5, तो 1.5 आया मोल फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई मार दो बस अब। हाँ 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 हाँ, क्या है, PCH3OH इज इक्वल टू कितना है इसका, कितना था ये 90 90 इंटू 1, इसका 1/, अरे यार क्या करता हूं मैं, ये आया 1/1.5, इसको लाया ऊपर, ये 2/3 बन गया। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 काट दो, ये 30, ये 60 mmHg आ गया इसका। ठीक है, आप दूसरे का ट्राई करो इसी तरीके से, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, आप अपने आप करके देखो, आएगा आएगा बिल्कुल आएगा। तो PC2H5OH आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, P नॉट C2H5OH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो ये दिया है 51। इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसके मोल कितने हैं, इसके मोल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके मोल है 0.5 डिवाइड बाय 1.5, तो ये कटा 5 3 15 1/3 आया। ये कट रहा है क्या, 17 3 51, यस 17 mmHg आ गया C2H5OH का mmHg। अच्छा, टोटल प्रेशर पूछ रहा था, टोटल प्रेशर निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, 60 + 17, ये बना 77 mmHg। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, बता दो, क्या बता दो, क्या बता दो, मोल फ्रैक्शन बता दो, किसका, ईच कंपोनेंट का, कहाँ पे, वेपर फेज में। तो बता देते हैं भाई। तो अपन को पता है यहाँ डाल्टन्स लॉ यूज होने वाला है, तो डाल्टन्स लॉ किसी पे भी लगा के देखो, दोनों के निकालने तो दोनों के लिए लगाना पड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH इज इक्वल टू P टोटल, टोटल प्रेशर, into y this is the mole fraction of CH3OH in the gaseous state, और यही अपन को निकालना है। ये आ चुका है, ये भी आ चुका है। ये कितना था, ये 60 आया, और ये कितना आया है 77 आया, तो YCH3COH आ जाएगा 60/77। ठीक है, दूसरा तो आप कर ही लो यार, सब कुछ थोड़ा ना कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मैसेज कर सकते हो, नंबर है मेरा आपके पास, नहीं है तो लीजिए। कोई दिक्कत आए बताओ, कैसी भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कभी मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।